आज का हमारा टॉपिक होगा वैधता की अवधारणा। वैधता, जिसको औचित्य पूर्णता भी कहा जाता है। वैधता अपने आप में कोई नवीन अवधारणा नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में इसको अलग ही अर्थ और अलग ही संदर्भ में जाना जाने लगा है। हम ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, इनसे पहले राजतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए वहाँ शक्ति, दमन इत्यादि का सहारा लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका विकास होता गया, वैसे वैसे शक्ति है इसकी जगह वैधता, प्रभाव और सत्ता ने ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति का जो दमनात्मक रूप था, उसका जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विकास होता गया, वैसे ही शक्ति के अदमनात्मक रूपों का भी विकास होता गया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वैधता है, ये कहाँ से इसका उद्भव हुआ है और वर्तमान में किस प्रकार से वैधता है ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के सफल संचालन में अपनी भूमिका निभा रही है। वैधता की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है, और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि वैधता कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि वैधता का प्रचलन प्राचीन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वहाँ भी था। विभिन्न जो विचारक हैं, इन्होंने वैधता को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कि कॉलजे फ्रेडरिक हैं, ये कहते हैं वैधता कानूनों और शासकों के न्यायसंगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। इसके साथ ही जीन ब्लोंडेल हैं, ये भी वैधता को परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा, उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। इन दोनों परिभाषाओं के अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि एक तरह से वैधता का संबंध जनता की सहमति और स्वीकृति से लिया जाने लगा। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो भी शासन प्रक्रिया संचालित होती है, उस शासन प्रक्रिया में जनता की सहमति और स्वीकृति होनी आवश्यक है, और कोई भी शासन प्रक्रिया अगर वह न्याय संगत होगी तभी जनता उसमें विश्वास करेगी, उस पर अपनी सहमति देगी। अगर शासन संचालन में कोई भी शासक है वह न्याय या कानून के अनुरूप शासन का संचालन नहीं कर रहा है, बल्कि दमन और शक्ति का प्रभाव करके जनता को अपने पक्ष में करना चाहता है, तो ये जो शासन संचालन की जो प्रक्रिया है वो कभी भी वैधता पर आधारित नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैधता का सीधा संबंध जनता की स्वीकृति और सहमति से लिया जा सकता है। इसको और अधिक अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो वैधता वह सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। यदि किसी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था के लोगों को ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो उस व्यवस्था में वैधता की सदैव ही कमी दिखाई देगी, और ऐसी सरकार जो और राजनीतिक जो व्यवस्था है ये लंबे समय तक टिक नहीं पाती है, अर्थात जल्दी ही जनता ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर देती है। सहमति का विचार औचित्यपूर्ण या वैध शासन का सार ही है। एक तरह से शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की जो स्वीकृति होती है उसको हम वैधता नहीं कह सकते। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों की यह स्वीकृति या सहमति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित और समीचीन है। यह राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुरूप है और उस राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लोगों की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैधता है यह एक तरह से जनता की सहमति है शासन संचालन के प्रति या फिर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति।
अगर राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी सरकार के द्वारा किया जा रहा है जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, उनके जो उद्देश्य, उनके जो अधिकार हैं, उनके अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था में वैधता का सदैव अभाव होता है और वह राजनीतिक व्यवस्था शक्ति पर आधारित होती है, भय पर आधारित होती है और जबरन ही वह लोगों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करने के लिए बाध्य करती है। तो ऐसी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं ये लंबे समय तक नहीं टिक पाती हैं और उसके पश्चात जनता द्वारा संघर्ष किया जाता है और उस राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए जनता एकजुट होती है। हम यही कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए उस राजनीतिक व्यवस्था में वैधता का होना अति आवश्यक है और तभी जनता उसको स्वीकृति प्रदान करती है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में लोकतांत्रिक जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका विकास होता गया, वैसे वैसे शक्ति का जो दमनात्मक रूप था वह दूर होता गया और अदमनात्मक रूप जैसे कि सत्ता है, प्रभाव है, नेतृत्व है, इनका प्रचलन बढ़ता गया। तो इसका अभिप्राय कहीं ये तो नहीं निकाल सकते ना हम कि प्राचीन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वहाँ वैधता बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि प्राचीन समय में भी बहुत सी ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी जहाँ वैधता का प्रचलन था। जैसे कि अगर हम बात करें यूनानी राजनीतिक व्यवस्थाओं की, तो यूनानी जो विचारक हैं जैसे कि प्लेटो है, अरस्तु है, अगर हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करें तो उन्होंने जो भी अपने शासन से संबंधित अपने विचार दिए हैं अपने ग्रंथों में, तो उनके विचारों को पढ़ने के पश्चात हमें ये लगता है कि प्राचीन समय में भी वैधता का प्रचलन था। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेटो की, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो प्लेटो ने न्याय का संबंध नैतिकता से लिया और एक तरह से प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात कही है वह न्याय पर आधारित है और जो राज्य न्याय पर आधारित होता है वह जन कल्याण से संबंधित होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि प्राचीन समय में भी वैधता का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु जो कि कानून के शासन की बात करते हैं और वे कानून को सर्वोच्च भी मानते हैं। उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम प्रभु है वह कानूनी होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो। यहाँ हम ये देखते हैं कि अरस्तु हैं वे कानून को सर्वोपरि मानते हैं और कानून है वो जनता की भलाई के लिए ही कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग के जो टी.एस. ग्रीन हैं उन्होंने एक कथन, उनका कथन काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैधता है उसकी अवधारणा का इस जो आधुनिक जो विचारक है इन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। तो हम ये मान सकते हैं कि वैधता है यह कोई एक नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका जो प्रचलन है ये प्राचीन समय में भी होता था और वर्तमान में इसका विस्तार हुआ है और मुख्य रूप से जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वह वैधता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती हैं और वह अपना शासन का संचालन इस ढंग से करते हैं कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सहमति और स्वीकृति उनकी राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त हो। धन्यवाद।